हम करने वाले हैं पॉलिटिकल रिवीजन, संविधान के संशोधन और संविधान सभा। संविधान सभा का प्रारंभिक गठन। तो इस प्रकार संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थी। तो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से, संविधान सभा का गठन है जो, तो इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। इसके अलावा सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा रूप से चुना गया था, जो स्वयं एक सीमित मताधिकार पर चुने गए थे। फिर संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए और कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और छोटे समूहों और निर्दलीयों ने शेष 15 सीटें हासिल की थी। तो कांग्रेस ने 208, मुस्लिम ने 73 सीटें और निर्दलीयों ने 15 सीटें हासिल की थी। रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का निर्णय लिया था। क्योंकि संविधान सभा हेतु सदस्यों को मनोनीत करने का तात्पर्य देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा एक प्रकार के राजतंत्रीय अथवा वंशानुगत शासन प्रणाली को त्यागना था। फिर संविधान सभा के गठन हेतु चुनावों में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके बाद 1947 में अधिनियम द्वारा मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण करना था, अतः भारतीय संविधान के संबंध में मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। पहले भारत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा की स्थिति में 2 प्रमुख परिवर्तन हुए। पहला तो संविधान को पूरी तरह से संप्रभु बनाया गया। फिर संविधान सभा भारत की केंद्रीय विधायिका भी बन गई। इसमें संविधान सभा में क्या है, कई चरणों में इसे पूरा किया गया। जैसे पहले है संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान के सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था और कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, 89 निश्चित की गई थी। अब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी स्थिति निर्बल कर संविधान सभा का बहिष्कार का निर्णय किया। तो दूसरे चरण में उन्होंने 1947 में विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और इसके अनुसार 229 प्रतिनिधि थे। तो जब पुनर्गठन हुआ 1947 में तो 229 प्रतिनिधि इसमें सभा में थे। तीसरे चरण में देशी रियासतों के संबंधित था, उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए और संविधान सभा में कुल 70 देशी रियासतें शामिल थीं। तो 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। इस प्रकार संविधान सभा में कुल 299 सदस्य हो गए थे जिन्हें स्वतंत्र एवं विभाजित भारत के संविधान का निर्माण किया। तो आखिर में 299 सदस्यों ने इसका संविधान का निर्माण किया। संविधान की पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसका गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव किए गए थे। तो जुलाई 1946 में चुनाव किए गए थे। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया और पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो पहली बैठक में कितने 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। फिर है
इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उन्हें सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णा कर्मचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। फिर अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और V.T. कृष्णा कर्मचारी 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। तो किस आधार पर थी? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी कार्यप्रणाली। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत 22 जनवरी 1947 में उसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो 13 दिसंबर को नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी को उसे स्वीकार किया गया। 1947 को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव से ही आगे चलकर उद्देशिका का प्रारूप प्राप्त किया। उद्देशिका का स्वरूप उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में आया। संविधान सभा के समक्ष चुनौती तो भारत की विशाल और विविधता भारतीय सभा को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माण करना था। तो ये चुनौती थी कि भारत की विशाल और विविधतापूर्ण संस्कृति थी और विश्व का सबसे लोकतांत्रिक बड़ा संविधान बनाना था। फिर अनेक धर्म, अनेक जाति, संस्कृति, भाषा विद्यमान थी और भविष्य में भी इसके रहना सही था। इस प्रकार एकता में अनेकता की स्थापना में कठिनाई विद्यमान थी। फिर भारतीय संविधान को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र संविधान का निर्माण, धर्म, संस्कृति विद्यमान, एकता में एकता, कठिनाइयाँ ये सारी विद्यमान थी। फिर संविधान सभा की समितियाँ, तो समितियों में कार्यकारिणी समिति K.M. मुंशी के अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष K.M. मुंशी थे। राज्य जवाहरलाल नेहरू के अधीन। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद ने संचालन किया था। फिर संघ समिति यानी संघ की जो केंद्र की समिति संघ की समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की समिति थी। संघ शक्ति समिति। अब है राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, तो राष्ट्रीय ध्वज राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, तो मौलिक अधिकारों पर वल्लभ भाई पटेल की समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, तो JV कृपलानी। मौलिक अधिकार की JV कृपलानी, मौलिक अधिकार वल्लभ भाई, राष्ट्रीय ध्वज की राजेंद्र प्रसाद। संविधान की सभा की कार्य पर समिति, तो JV मालंकर। अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्र, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासी के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया, अध्यक्ष थे वो। फिर प्रायिकता के नियमों की समिति प्रायिकता के नियम राजेंद्र प्रसाद की थी। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति गठित की गई, तो जांच के लिए प्रारूप समिति, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति की जांच के लिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। प्रांत को गठित करने का काम वल्लभ भाई ने किया था, तो फिर प्रारूप समिति, तो यहाँ BR अम्बेडकर, लेकिन उसकी जांच की जो थी वो रामाकृष्ण अय्यर थे। फिर सदन समिति पट्टाभी सदन में पट्टाभी सीतारमैया। अल्पसंख्यक उप समिति सो H.C. मुखर्जी। इस तरह की ये समितियां बनाई गई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इनमें संविधान निर्माण करने वाले कारक हैं। तो संविधान सभा के सदस्य का व्यक्तित्व का विचारधारा और विभिन्न देशों के संविधान का अनुभव लिया गया। तो व्यक्तित्व, संविधान निर्माण में सदस्य जो थे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। विभिन्न देशों के संविधान संशोधन जो थे, विभिन्न देशों के संविधान के उनके अनुभव का प्रभाव पड़ा।
और संविधान सभा के सदस्यों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: गांधीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, एकीकृत विचारधारा। तो 4 विचारधाराओं पर आधारित गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी और एकीकृत विचारधारा 4 विचार भागों में सदस्य विभाजित थे। अब पहला है पहला है गांधीवादी विचारधारा। तो इसका गठन एक्ट अनुच्छेद 40 में है। जैसे पिछड़ा वर्गों के उत्थान संबंधी विशेष प्रावधान तो 15, 16 और अनुच्छेद 47 में भी है। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, तो गांधीवादी विचारधारा से है। नीति निर्देशक के तत्वों के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में है। ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योगों का प्रावधान। समाजवादी विचारधारा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाजवादी प्रारूप के प्रमाण मिले। तो समाजवादी अवधारणा के प्रमाण एक्ट 1939 में है। समाजवादी के प्रावधान 1939 एक्ट में है। फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के आधारित व्यवस्था अनुच्छेद एक्ट 38 में है। फिर उत्पादन, वितरण, संसाधनों का समान वितरण 39 में है। फिर उदारवादी विचारधारा तो भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव उदारवादी दृष्टिकोण मूल अधिकार, उदारवादी दृष्टिकोण में मूल अधिकार है। फिर धर्म की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, कानून की समानता और वयस्क मताधिकार। तो ये उदारवादी विचारधारा के थे। एकीकृत विचारधारा जो किसी एक के विचारों पर आधारित थी। तो इसमें सबसे प्रथम सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को प्राथमिकता अनुच्छेद 1 है। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। अब भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान कहाँ से लिया गया है, तो इसके क्या स्रोत हैं? तो भारतीय संविधान के स्रोत तो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसमें संविधान 1935 से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम से संघ की व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रबंध, राज्यपाल का कार्य, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक वितरण। तो प्रशासनिक वितरण, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के कार्य, आपातकालीन प्रबंध, न्यायपालिका और संघीय व्यवस्था यहाँ से आई है 35 के अधिनियम से। उसके बाद है अब ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता है, कैबिनेट प्रणाली है, परमादेश लेख है, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अब है अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मूल अधिकार। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर न्याय का पुनर्वलोकन लिया गया है। राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने की प्रक्रिया, तो न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग,
यही सब लिए गए। और इसमें कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघ व्यवस्था भारत की कनाडा से ली गई है। यहाँ कनाडा है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सकता है, तो ये कनाडा से लिया गया है। इस तरह भारतीय संविधान का निर्माण करने से, इसमें भारतीय संविधान का निर्माण करने से पूर्व संविधान सभा ने लगभग 80 देशों के संविधान का अध्ययन किया। तो 80 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा और 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो 64 लाख रुपए खर्च हुए इसमें संविधान बनने में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वाक्य हैं इसमें। उन्होंने कहा है कि शांति और आपातकाल की एकता बनाए रखने में संविधान सक्षम है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। अब है इसमें एक विचारधारा, एकता की विचारधारा। तो सबसे प्रबल समर्थक सरदार पटेल, एकता के विचार पटेल समर्थक थे। राष्ट्र की एकता अखंडता की प्राथमिकता अनुच्छेद 1 में है और शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की। अब संविधान के स्रोत, तो संविधान के स्रोत ही तो ये अभी अभी पढ़े हैं कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 35 में क्या है, संघीय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, आपातकाल, न्यायपालिका, संघ व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का कार्यकाल, लोकसभा, आयोग, प्रशासनिक विवरण। इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं पढ़ी हैं अभी। और ये कनाडा के संविधान की पढ़ी, अमेरिका के संविधान की व्यवस्थाएं। न्यायाधीश के पद से हटाने के राष्ट्रपति महाभियोग, कनाडा राष्ट्र, ये सारी अमेरिका से और कनाडा के संविधान की हैं। संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी निर्णय, ये सारी चीजें अभी भी पढ़ी हैं। अब ये पढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1946 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तो 4 नवंबर को 1948 में और संविधान पहली बार तब पढ़ा गया था। 1948 में पहली बार संविधान पढ़ा गया था और 5 दिन तक आम इस पर चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हुआ। हमारे संविधान का खंडात्मक विचार किया गया और कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला और इस संविधान में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए जिन पर संविधान सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। संविधान में तीसरी बार क्या हुआ और 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। संविधान के प्रारूप प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित और घोषित किया गया। तो संविधान प्रारूप को 26 नवंबर 1949 प्रारूप को पारित किया गया और घोषित भी किया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर भी किए गए। तो सभा में कुल 299 सदस्य थे जिसमें से 284 सदस्यों के उपस्थित थे उस दिन। तो उन्होंने हस्ताक्षर 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं वर्तमान में, 284 299 में से। और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो अनुसूचित जाति जनजाति होती, तो अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। तो महिलाएं कितनी थी? 12 महिलाएं थी।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान पारित होने पर हस्ताक्षर किए। तो पहले जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। तो अंत में राजेंद्र प्रसाद ने किए। संविधान सभा के एकमात्र सदस्य दशरथ मोरानी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित थे, किंतु यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना किया कि वह ऐसे संविधान को नहीं मानते। 1949 में तो इस तरह से संविधान था। तो एकमात्र ये दशरथी थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो महिला सदस्य कौन कौन सी थी संविधान सभा में? तो उनके नाम दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर मेहता, बेगम राजा रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचिता कृपलानी, दक्षिणी, बेला युद्धन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, चौधरी, सरोजिनी नायडू, अम्मा स्वामीनाथन, विजयलक्ष्मी पंडित आदि ये महिलाएं थी। 12 महिलाएं थी। फिर संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला थी दक्षियानी बेला युद्धन। मूल संविधान हस्तलिखित है, यहाँ तो से लिखा गया, जिसमें शांति निकेतन यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल की वीरभूमि जिले के बैगुल में स्थापित कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और आनंद लाल बोस शामिल थे। तो राम मनोहर सिन्हा और आनंद लाल बोस इन्होंने सजाया है। अब भारत का संविधान इतना विशाल क्यों है? तो भारत का संविधान इतना विशाल क्यों है? तो संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल की वीरभूमि जिले के हुआ था राम मनोहर जी शामिल थे, बता दिया गया है। तो भारत में संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे केंद्र राज्य के लिए अलग अलग विधि और प्रशासनिक व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन है, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है, आपातकाल का भी प्रावधान है, फिर मूल अधिकार विस्तृत विवेचना है, फिर विभिन्न संविधान आयोगों का वर्णन है कि संविधान में कौन कौन से आयोग होंगे। इसके अलावा केंद्र के साथ ही राज्यों के लिए अलग से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। फिर भारतीय संविधान निर्माता नवगठित लोकतंत्र भारत के लिए समस्त प्रावधानों का उल्लेख संविधान में ही करना चाहते थे, ताकि आगे चल किसी प्रकार का अस्पष्टता या जटिलता का सामना न करना पड़े, इसलिए सब उन्होंने स्पष्ट किया। इसके अलावा केंद्र के साथ ही राज्यों के लिए अलग से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के प्रावधान शामिल किए गए। राज्यों के लिए अलग से सब चीज़ें बनाई गई। वस्तुतः संविधान निर्माता नवगठित लोकतंत्र भारत के लिए समस्त प्रावधानों के उल्लेख संविधान में ही करना चाहते थे, अलग से इसलिए जटिल नहीं करना पड़े, ये सारी बातें हैं। साथ ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने जनता के शोषण से परिचित थे और ब्रिटिश काल में जो उनके साथ शोषण हुआ था तो उससे परिचित थे। उन्होंने भारत के संविधान में आकार पर ध्यान देने के बजाय उन सभी प्रावधानों को संविधान में शामिल करना उचित समझा जिसकी प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त किया जा सके। तो इसलिए संविधान इतना बड़ा हो गया। अब है संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन किए गए। तो पहला संविधान संशोधन है, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और नेहरू प्रधानमंत्री थे। क्या था 51 का संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन जो है वह भूमि संबंधी सुधार। तो भूमि संबंधी सुधार
थे पहले संविधान संशोधन में। संवैधानिक मान्यता। पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 15(4). तो संविधान में अनुच्छेद क्या है? 15(4) जोड़ा गया और 15(4) में राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नाबालिगों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो इसमें 15(4) में क्या था कि राज्य क्या है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये जोड़ा गया था, 15(4) में है। तो ये पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। फिर दूसरा संविधान संशोधन आया तो दूसरा 1952 में हुआ और इस संविधान संशोधन में क्या था कि अनुच्छेद 82 और 331 के प्रावधानों के अधीन लोकसभा राज्यसभा में मतों द्वारा सीधे चुने गए 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। तो दूसरा संविधान संशोधन यही बताता है कि लोकसभा में और राज्यों में मतदाताओं द्वारा सीधे चुने गए जो प्रतिनिधि 500 से अधिक नहीं होंगे। फिर सातवां संविधान संशोधन, सातवां है 1956 में। सातवें संविधान संशोधन में क्या गया? राज्यों का पुनर्गठन, देश इसका पुनर्गठन था। तो राज्य क्या करेंगे? इसमें सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के दूसरा संविधान संशोधन थे। सातवां है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन, यानी दूसरी अनुसूची में प्रमुख प्रावधान क्या थे? दूसरी अनुसूची में संशोधन। 4 प्रकार के राज्यों के वर्गीकरण की व्यवस्था समाप्त हो गई और 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। तो सातवें संविधान संशोधन में कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था हो सकती है। अब पहला संविधान संशोधन भूमि से संबंधित सुधार। फिर दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ, इसमें है कि 500 से अधिक नहीं होंगे और दूसरे और सातवां संविधान संशोधन है 1956 में। 1956 में है कि राज्यों का पुनर्गठन होगा और दूसरी अनुसूची में भी संशोधन हुआ इसमें, और इसमें 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। तो ये सातवें संविधान संशोधन में था। अब है 9वां संविधान संशोधन। तो 9वां संविधान संशोधन है 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। में भारतीय भूभाग के हस्तांतरण की व्यवस्था। तो भारतीय भूभाग के हस्तांतरण की व्यवस्था है 9वें अनुच्छेद, यानी जो बांग्लादेश को देना था। तो भारतीय भूभाग के हस्तांतरण के लिए किया गया था 9वां संविधान संशोधन 1960 में। ये संविधान संशोधन द्वारा पश्चिम बंगाल की बेरीबरी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया था। फिर 15वां संविधान संशोधन, इसे 1963 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15वां जो संविधान संशोधन है 15वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ? न्यायिक प्रणाली के संबंध में प्रावधान था। इसमें उच्चतम न्याय प्रणाली में क्या संशोधन किया गया? तो इसमें किया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल के दौरान दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरण हो सकता है। तो ये 15वें संविधान संशोधन में किया गया। उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति का दायरा बढ़ा दिया गया। तो 15वें संशोधन में बढ़ा दिया गया। उच्च न्यायालय किसी सरकारी अधिकारी व्यक्ति के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है जो कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो, तो वो उसके लिए भी व्यक्ति को भी रीट जारी कर सकता है। 24वां संविधान संशोधन 71 में आया।
24वां संविधान संशोधन 1971 में आया। इसमें क्या है, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दी गई। संसद 24वां संविधान संशोधन में क्या है, न्यायिक समीक्षा के दायरे से इसे बाहर कर गया। संविधान संशोधन की शक्ति सीमित कर दी गई थी। इसमें मुख्य प्रावधान था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। और संशोधन तो ये 24वां संविधान संशोधन था। इसमें अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं है। संविधान संशोधन 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा में नहीं है कहा गया। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो इस तरह से बताया गया था। 25वां संविधान संशोधन 71 में आया। और इसमें क्या हुआ, मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की बायरीता सुनिश्चित करनी, यानी मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व हावी हो जाएंगे यहाँ। तो ये सुनिश्चित की गई प्रावधान। तो अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C में वर्णित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 19 में उल्लंघन के आधार पर तो ये 25वां संविधान संशोधन था, जिसमें ये भी प्रावधान था, मूल अधिकार बारिता होगी नीति निर्देशक तत्वों की। अनुच्छेद 39B 39C में निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 19 के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। 39B और समाज के भौगोलिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण सुनिश्चित करना है। 39C में अर्थव्यवस्था का इस प्रकार संचालन करना कि धन और उत्पादन के साधन सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित न हो। फिर 16वां संविधान संशोधन 1971 आया। 26वां संविधान संशोधन तो इसमें क्या हुआ, इसमें 26वें वाले में भूतपूर्व नरेश के विशेष अधिकार जो थे उस सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया है। जो पेंशन थी भूतपूर्व नरेशों की 26 में समाप्त कर दी गई। फिर है 26 के बाद 33वां संविधान संशोधन 1974 में आया। इसमें संसद और विधायकों के त्याग पत्र करने के संबंध में पीठासीन अधिकारी की शक्ति प्रदान करी गई। तो ये है 33वां संविधान संशोधन के संसद के सदस्य त्याग पत्र अधिकारी को दे देंगे, स्पीकर को दे देंगे। प्रावधान इसमें क्या था, अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 190 में संशोधन किया गया। इसमें संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष और सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब वह आश्वस्त हों कि त्यागपत्र वास्तविक है और बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है। फिर 33 के बाद 35 और 36वां संविधान संशोधन तो ये 35-36 1975 में आया सिक्किम के संबंध में। 35वें संविधान में है कि सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस हेतु 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन आया। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया और अब्दुल फजल अली थे। फिर इसमें लघु संविधान कहते हैं 42 संविधान को। इसका उद्देश्य इस प्रकार के संविधान को अपडेट करने का था। और संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन आया था, लघु संविधान भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए। तो 42वें में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ दिए गए। भाग 4 में 51 में भाग 4 का जो अनुच्छेद 51 उसमें 10वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। फिर राष्ट्रपति परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, ये कह दिया गया। और इसमें क्या किया गया, वन शिक्षा, वन और वन्यजीव पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन के विषय को राज्य सूची और समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो जो विषय थे शिक्षा, वन, वन्यजीव और पक्षी नाप तौल के, तो ये अधिकार समवर्ती सूची में आ गए। तो ये संविधान संशोधन 42 सही बात था। और इसी संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से
अनुच्छेद 323A प्रशासनिक और अन्य प्राधिकरण का गठन किया गया और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किए गए। फिर इसमें लोकसभा राज्य विधानसभा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। नीति निषेध तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया और समीक्षा न्यायिक समीक्षा नहीं की गई। फिर लोकसभा राज्यसभाओं का कार्यकाल ये तो हो चुका है उल्लंघन। फिर खंड 4 के तहत इसमें अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन 368 है तक अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी जो 368 के अंदर अगर संशोधन करें तो किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, उन्होंने ये भी कहा। और इस तरह से इसमें संविधायी अपनी विधायी जो था संविधान संशोधन का अर्थ संविधायी शक्ति किसी भी प्रकार की सीमाओं या बंधनों के अधीन नहीं है। संविधान संशोधन की शक्ति मतलब कहा कि किसी भी सीमा के अंतर्गत नहीं है, मतलब सीमा में बंधी नहीं है। और अब संसद ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 31C किया, जिसमें 25वां संविधान संशोधन 31C और 31B ये सारे नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को सीमित करता था। तो इसको इसे शून्य घोषित किया और सीधा कहा कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31C का दायरा बढ़ा दिया गया। 3139B और अनुच्छेद 39C ही नहीं बल्कि सभी नीति, उन्होंने ये कहा सीधी बात कि सभी नीति निदेशक यानी किसी भी नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। नीति निदेशक तत्व कोई भी लागू करना हो तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, उन्होंने ये कहा और उन्हें शून्य घोषित कर दिया गया मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 आया, मोरारजी देसाई की सरकार। 42वें संविधान संशोधन के आक्रामक प्रावधानों को हटाया गया इसके अंतर्गत। तो इस समिति के अधिकारों को मूल अधिकार जो थे समिति के अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार बनाए रखे। जो संविधान के अंतर्गत अधिकार थे वो बस बनाए रखे गए। इसमें अनुच्छेद 352 के आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह, इसमें जो 44वां हमारा संविधान संशोधन सबसे पहला उसमें आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। फिर राष्ट्रपति कैबिनेट के लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे, तो लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं, वो भी कैबिनेट की। 356 में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब क्या है, राज्य राष्ट्रपति के अधिकतम 1 वर्ष तक ही लागू है। राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लगता है जो, तो 1 वर्ष के लिए ही लागू हो सकता है। इसको वास्तविकता देने की लिए शर्तें भी हैं कि फिर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल जो लगता है उसमें चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है 352 वाला राष्ट्रपति शासन लगेगा कि चुनाव कराना संभव नहीं है। किसी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। और अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार जो 20-21 के अधिकार हैं उन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा। ये 44वें संविधान संशोधन में कहा गया। लोकसभा विधायी सभा का कार्यकाल 5 वर्ष पुनः कर दिया गया। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय लेने और पुनः करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई कि वो समीक्षा कर सकता है। वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जो कहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून के रूप में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल सूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
और 61वां संविधान संशोधन, इसमें मतदान की 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ है, 89 में आया। और 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष मतदान की आयु 61 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1989 में आया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 69वां संविधान संशोधन 90 में आया। इसमें क्या किया, दिल्ली को केंद्र, 89 वाले संविधान संशोधन 69 वाले में दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और इसी में क्या क्या है, अनुच्छेद 239 ए अनुच्छेद और अनुच्छेद 239 ए बी जोड़कर दिल्ली को संविधान मंत्री परिषद का गठन भी हो गया। 73-74 संविधान संशोधन 1992 आया। तो इसमें 73-74 संविधान संशोधन में क्या किया गया, स्थानीय निकायों के संबंधन में, स्थानीय निकाय जो थे पंचायती राज और ग्राम नगर पालिका का प्रावधान आया। इसमें भाग 9 जोड़े गए, 11वीं सूची और 29 विषय दिए गए। 74वें संविधान संशोधन में भाग 9 ए जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची और 18 विषय दिए गए। 51वां संविधान संशोधन आया। फिर 51वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से दल बदल कानून में संशोधन को से मजबूत बना दिया गया। तो 51वें संविधान संशोधन में दल बदल है और 92 में है, 92 में और 91 में। और मंत्री प्रावधान है, मंत्रिपरिषद का आकार इसी वाले में अनुच्छेद 51 में बताया कि मंत्रिपरिषद यानी लोकसभा के कुल सदस्यों के 51% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी 51 में कहा गया। मंत्रिपरिषद की संख्या मुख्यमंत्री के अधिकतम 12% होगी। राज्य में मंत्रिपरिषद जो है कि सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 सदस्य होंगे। फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 में आया। इसमें बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 52 भाषा जोड़ी गई। 93वें संविधान संशोधन, इसमें क्या है, 2005 में आया और स्कूलों में आरक्षण संबंधी विषय 93 में थे, स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था थी 93 में। फिर है अनुच्छेद 15 और इसी वाले संविधान में है 93 में कि OBC ST बच्चों के प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था, यानी स्कूलों में आरक्षण नहीं है। अल्पसंख्यकों द्वारा स्कूल के संबंध में लागू नहीं होगा ये। और फिर 97वां संविधान संशोधन, इसमें सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान। और 99वें संविधान संशोधन 2014, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, तो 99 वाले में संविधान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन किया गया जो कुल जन व्यवस्था के लिए था। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99 वाला। और मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर से शून्य घोषित भी हो गया। फिर 100वां संविधान संशोधन आया। तो 100वें संविधान संशोधन में भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया। 101वां, तो 101वां संविधान संशोधन 2017 में, इसमें GST को लागू किया गया। और दूसरा संविधान संशोधन, तो दूसरा संविधान संशोधन 2018 में आया और इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें प्रबंध किए गए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे और राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण की व्यवस्था, तो आर्थिक रूप से कमजोर 103 में, पिछड़ा वर्ग के लिए 102 में और GST 101 में। अनुच्छेद 16 में संबंध में सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण, शिक्षा के क्षेत्र, नौकरी, चुनाव और कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की। 104वां संविधान संशोधन 2020 में आया। और इसमें आंग्ल भारतीय सदस्यों की जो उन्हें समाप्त कर दिया, मनोनीत सदस्य जो लोकसभा में थे उनको समाप्त कर दिया 104वें संविधान संशोधन में। तो अनुच्छेद 331 में, 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में मनोनीत किए जाते, तो उनको समाप्त किया गया।
और इसके अलावा इस अधिनियम में लोकसभा राज्यसभा SC/ST के लिए आरक्षण को आगामी 10 वर्ष से 2030 तक के लिए विस्तार भी किया गया। अब 5वां संविधान संशोधन है, तो इसमें इसका उद्देश्य राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने के को सशक्त करना है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों की सूची तैयार करने के लिए 105वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में अनुच्छेद 15 और 16 में और अनुच्छेद 368 में 338 में बी जोड़ा दिया गया और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया। और फिर लोक सेवा आयोग UPSC भाग 14 है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई इसमें 105वां संविधान संशोधन है।